नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा। आज हम तर्क अर्थात रीजनिंग पर एक सामान्य चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि तर्क, चिंतन, अवधान, स्मृति, इनसे संबंधित आजकल कुछ प्रश्न विशेषकर शिक्षक भर्ती में पूछे जाने लगे हैं। तो तर्क क्या है और तर्क से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं एक प्रश्न पे। प्रश्न है, इंद्रिय जनित प्रथम ज्ञान को क्या कहते हैं? विकल्प हैं चिंतन, तर्क, संवेदना या प्रत्यक्षीकरण। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होता है संवेदना, क्योंकि सीखने की प्रथम सीढ़ी कह लें या इंद्रिय जनित प्रथम ज्ञान कह लें, वो संवेदना कहलाता है। तो सबसे पहले अपन एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं सीखने के एक क्रम पर। देखिए, सीखने का एक उचित क्रम होता है जिसमें सबसे पहला शब्द अपने पास है, वो है संवेदना। संवेदना इंद्रिय जनित प्रथम ज्ञान है, यानी जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इनके द्वारा जो सबसे पहला हमें ज्ञान होता है वो संवेदना कहलाता है। दूसरा है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण से तात्पर्य है कि संवेदना के उपरांत जो हम एक पहचान निर्धारित करते हैं वो प्रत्यक्षीकरण है। प्रत्यक्षीकरण के बाद नंबर तीसरा होता है संप्रत्यय, जिसको हम प्रत्यय भी कह सकते हैं। संप्रत्यय अथवा प्रत्यय का मतलब है कोई एक मानसिक बिंब बन जाना या हमारे मस्तिष्क में एक प्रतिमा का निर्धारण हो जाना, उसे संप्रत्यय कहा जाता है। चौथा है चिंतन। संप्रत्यय के उपरांत जब हमारे मस्तिष्क में बिंब बनना प्रारंभ हो जाते हैं, जब प्रतिमा का निर्धारण हो जाता है, तो उसके उपरांत की जो स्थिति है हमारी, वो चिंतन कहलाती है। चिंतन के बाद होता है तर्क, और हम आज तर्क पर ही बात करने जा रहे हैं, क्योंकि चिंतन का जो सर्वोच्च रूप होता है वही तर्क है, और उसके बाद हम किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करना सीख जाते हैं। तो दोस्तों, आज अपना मुख्य टॉपिक रहेगा, नाम है तर्क। क्या होता है तर्क? तो चिंतन का सर्वोच्च रूप तर्क होता है। चिंतन का उच्चतम रूप तर्क होता है। जैसे गेरेट ने कहा था, मन में किसी उद्देश्य एवं लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना तर्क है। हम हमारे मन में किसी भी एक निर्धारित उद्देश्य या लक्ष्य को रखें और उस लक्ष्य के लिए एक क्रम के अनुसार जो चिंतन अपन करते हैं, वो ही चिंतन हमारे लिए तर्क कहलाता है। वुडवर्थ ने एक परिभाषा दी है कि तर्क में तथ्यों व सिद्धांतों जो स्मृति या वर्तमान निरीक्षण द्वारा प्राप्त होते हैं को परस्पर मिलाया जाता है। जो भी तथ्य और सिद्धांत हैं जो हमारे या तो स्मृति पे हैं या हमने वर्तमान निरीक्षण द्वारा प्राप्त किए हैं, को आपस में मिलाया जाता है। फिर उस मिश्रण का परीक्षण में से निष्कर्ष निकाला जाए, वो निष्कर्ष तर्क कहलाता है। यानी एक प्रकार का निष्कर्ष ही तर्क है, जो हमारी स्मृति में रहे तत्वों का और सिद्धांतों का, या फिर तात्कालिक परिस्थिति में हम निरीक्षण द्वारा जो सीख रहे हैं, जो देख रहे हैं, उन दोनों को मिलाकर उनसे जो हम परीक्षण करते हैं या निष्कर्ष निकालते हैं, वो हमारे लिए तर्क कहलाता है। तीसरी परिभाषा की बात करें तो स्किनर ने कहा था, कार्य तथा कारण संबंधों की मानसिक पहचान का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द तर्क है। कार्य और कारण के संबंधों की मानसिक पहचान का वर्णन करने के लिए कि किस कार्य का क्या कारण है, हम कोई कार्य क्यों करते हैं, हमारे मन में उनके आपस में संबंध को पहचान करने के लिए जो शब्द हम प्रयुक्त करते हैं, वो तर्क है। एक और परिभाषा है गेट्स की। तर्क एक उत्पादक चिंतन है जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से संगठित अथवा समायोजित किया जाता है। तो ये तो कुछ सामान्य परिभाषाएं थी। यदि अपन इसकी विशेषताओं की बात करें कि तर्क क्या है, तो पहली विशेषता है तर्क की कि तर्क का एक निश्चित तथा स्पष्ट लक्ष्य या उद्देश्य होता है।
यानी बिना लक्ष्य के या उद्देश्य के हम तर्क नहीं कर सकते। तर्क में समस्या का समाधान निहित होता है, अर्थात जब तक हमारे समक्ष कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी हम तर्क नहीं दे सकते, क्योंकि समस्या के उत्पन्न होने पर ही हम चिंतन करते हैं और उसी चिंतन का उच्चतम रूप तर्क कहलाता है। यह उपलक्षित संज्ञानात्मक क्रिया है। उपलक्षित का सामान्य से अर्थ हो गया उद्देश्य रहित। हमारी उद्देश्य रहित ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक क्रिया को हम तर्क कह सकते हैं। तर्क में पूर्व ज्ञान व अनुभवों का उपयोग अवश्य किया जाता है, क्योंकि हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि सबसे पहले हम ज्ञान प्राप्त करते हैं संवेदना से, उसके बाद प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से, फिर संप्रत्यय के माध्यम से, और जब हम संप्रत्यय के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तब हम चिंतन प्रारंभ करते हैं, और उसी चिंतन का सर्वोच्चतम रूप होता है तर्क। इसलिए पूर्व ज्ञान और अनुभवों का उपयोग किया जाना तर्क के लिए आवश्यक है। तर्क में मानसिक खोज समाहित रहती है। हम अपने मस्तिष्क में किसी विशेष समस्या को आधार मानकर उसका जो निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करते हैं वो तर्क है। इसलिए इसमें मानसिक खोज अवश्य समाहित रहती है, और तर्क में संकेतों, प्रतीकों, भाषा और प्रत्ययों का विशेष तौर पर प्रयोग होता है, क्योंकि संकेत हो, चाहे प्रतीक हो, चाहे भाषा हो, चाहे संप्रत्यय हो, ये हम हमारे पूर्व अनुभवों से ही प्राप्त करते हैं। यदि हमारे पास संकेत, प्रतीक, भाषा या संप्रत्यय नहीं होंगे, इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि हमारे पास पूर्व अनुभव नहीं है। या आप ये कह सकते हैं कि जब तक हम किसी समस्या से जुड़ नहीं जाएंगे, जब तक हम किसी समस्या को देख नहीं लेंगे, पहचान नहीं लेंगे, तब तक हम तर्क नहीं दे सकते। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि एक तर्क के सोपान होते कौन कौन से हैं। तो देखिए, तर्क के कुल 5 सोपान हैं। पहला सोपान है समस्या की उपस्थिति, दूसरा है समस्या की जानकारी, तीसरा है समस्या समाधान के उपाय, चौथा है एक निश्चित उपाय को स्वीकार करना, और पांचवा है उपाय का प्रयोग कर लेना। तो देखिए, सबसे पहला है समस्या की उपस्थिति। आप ये कह सकते हैं कि जब तक हमारे सामने समस्या उत्पन्न नहीं होगी हम चिंतन नहीं करेंगे, और चिंतन नहीं करेंगे तो तर्क देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो किसी भी बच्चे में यदि हमें तर्क करने की योग्यता उपस्थित करनी है तो हमें सबसे पहले उसे समस्या से जोड़ना होगा, यानी उनके समक्ष एक विशेष प्रकार की समस्या को उपस्थित करना होगा। दूसरा होता है समस्या की जानकारी। मान लीजिए हमने बच्चे के सामने समस्या उत्पन्न कर दी, लेकिन वह उसके किसी पूर्व ज्ञान को नहीं रखता है, वह समस्या को पहचान नहीं पाया, तो भी वह तर्क नहीं देगा। इसलिए दूसरा सोपान है समस्या की जानकारी, यानी हम बच्चों को उस विशेष समस्या से संबंधित सभी प्रकार के तथ्यों को एकत्र करें, तथ्यों का एकत्रीकरण करें और उस समस्या को पूरा समझाने का प्रयत्न करें। वो होता है समस्या की जानकारी। जब बच्चे समस्या की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो वे समस्या का समाधान करने के उपाय खोजते हैं, क्योंकि समस्या का उपाय उसी परिस्थिति में खोजा जा सकता है जब हम समस्या के बारे में पूर्ण रूपेण जान चुके हों। समस्या के समाधान के उपाय खोजने के उपरांत, क्योंकि उपाय हमें एक से अधिक मिलेंगे, उनमें से किसी एक अच्छे और निश्चित उपाय को स्वीकार कर लेना इसका चौथा सोपान है। जब भी हम किसी समस्या से जूझते हैं तो हमें उसके एक से ज्यादा समाधान प्राप्त होने लग जाते हैं, और उन्हीं एक से अधिक समाधानों में से हमें किसी एक निश्चित समाधान को स्वीकार करना होता है, और अंततः हम जिस भी समाधान को स्वीकार कर लेते हैं उसका हम उस समस्या के समाधान में प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं, जिसे उपाय अथवा प्रयोग कहा जाता है। तो देखिए, तर्क के कुल 5 सोपान हैं। पहला सोपान समस्या की उपस्थिति, दूसरा सोपान समस्या की जानकारी,
तीसरा, समस्या समाधान के उपाय। चौथा, एक निश्चित उपाय को स्वीकार करना। और पांचवा है उस निश्चित उपाय का समस्या के समाधान में प्रयोग करना। इसके बाद हम बात करते हैं कि तर्क के कितने प्रकार हैं। तो देखिए, मूल रूप से हम तर्क के दो प्रकार स्वीकार करते हैं, आगमनात्मक एवं निगमनात्मक तर्क। यानी तर्क दो प्रकार का, हम दो प्रकार के तर्क देते हैं, आगमनात्मक तर्क और निगमनात्मक तर्क। सबसे पहले हम वार्ता करेंगे कि आगमनात्मक तर्क क्या है। तो आगमनात्मक तर्क से मतलब है कि पूर्व अनुभवों के आधार पर सामान्य नियमों का प्रतिपादन करना ही आगमनात्मक तर्क है। यानी उदाहरण के आधार पर नियम बनाना। आप यूं समझ लीजिएगा कि जिस प्रकार से आगमन विधि होती है, जिसमें उदाहरण देकर के हम नियम बनाते हैं, वैसे ही आगमनात्मक तर्क है कि हम अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर जब सामान्य नियमों का प्रतिपादन करना प्रारंभ कर देते हैं, सामान्य नियम बनाना प्रारंभ कर देते हैं, तो वह आगमनात्मक तर्क कहलाता है। जैसे सभी मानव नश्वर हैं, अतः राम भी नश्वर है क्योंकि वह एक मानव है। तो पहले एक उदाहरण था कि सभी मानव नश्वर हैं, अब अपन कह सकते हैं कि राम भी नश्वर है। बिजली चमकने पर बादल भी गरजते हैं। बिजली चमकने पर बादल भी गरजते हैं क्योंकि बिजली चमकी है, अतः गर्जना भी होगी। तो हमने नियम बना लिया कि बिजली चमकने से गर्जना होगी। एक और उदाहरण की बात करें तो मेहनती ही सफलता प्राप्त करते हैं। जो मेहनत करता है वो सफलता प्राप्त करता है। आप मेहनत कर रहे हैं, अतः आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो अंततः जो एक निर्धारण कर दें अपन, नियम बना दे अपन, वो आगमनात्मक तर्क कहलाता है। यानी उदाहरण दे करके नियम बनाना ही आगमनात्मक तर्क होता है। दूसरा है निगमनात्मक तर्क। निगमनात्मक तर्क वह तर्क होता है जिसमें पूर्वानुभवों, विश्वासों और सिद्धांतों के आधार पर समस्या समाधान हेतु चिंतन किया जाता है। यानी हमारे जो पूर्व अनुभव हैं, हमारे जो पूर्व विश्वास हैं, हमारी पूर्व जो मान्यताएं हैं, या हमारे पूर्व जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के आधार पर यदि अपन समस्या का समाधान करते हैं, चिंतन करते हैं या तर्क देते हैं, तो वह निगमनात्मक तर्क या निगमन तर्क कहलाता है। जैसे मोहन नश्वर है, रोहन भी नश्वर है, सोहन भी नश्वर है, अतः अपन कह सकते हैं कि सभी मानव नश्वर हैं। या अपन ये कहें कि जिसका जन्म हुआ है उसकी सदैव मृत्यु होती है। अतः इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो सारे एक न एक दिन अवश्य मृत्यु को प्राप्त करेंगे। अब अपन बात करते हैं कि निगमनात्मक तर्क कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, निगमन तर्क 3 प्रकार का होता है, अनुबंधित तर्क, वागार्थ तर्क और रेखीय तर्क। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अनुबंधित तर्क क्या होता है। तो तर्क का वह प्रकार जो शर्तों में बंधा होता है, यानी जिसमें तर्क देने के लिए शर्त अवश्य लगा दी जाती है, वह अनुबंधित तर्क कहलाता है। जैसे यत्र धूमास्ति तत्र अग्नि, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। तो जब भी हम इस प्रकार की किसी शर्त को रख करके कि जहां धुआं है वहीं अग्नि होगी, वो अनुबंधित तर्क है। दूसरा कहलाता है वागार्थ तर्क। वागार्थ तर्क का मतलब है कि जब हम किसी एक निश्चित तत्व के बारे में निश्चित शब्दों का प्रयोग कर लें और उसके आधार पर जो तर्क दिया जाए वह वागार्थ तर्क कहलाता है। यानी वाणी के रूप में, शब्दों के रूप में दिया गया तर्क। जैसे सभी पक्षी गोरैया हैं, सभी पक्षी अंडे देते हैं, अतः गोरैया भी अंडा देती है। तो बात यह है कि जब हम किसी एक निश्चित कथन पर एक तर्क दें तो वह वागार्थ तर्क कहलाता है। तीसरा होता है रेखीय तर्क। रेखीय तर्क से तात्पर्य होता है कि किसी परिस्थिति के विभिन्न अंगों के बीच से संबंध स्थापित करना या परिस्थिति के विभिन्न अंगों के बीच
संबंधों पर आधारित जो तर्क दिया जाता है उसे रेखीय तर्क कहते हैं। जैसे राम से बड़ा मोहन है, हम जो रेखा चित्र खींच सकते हैं कि राम से बड़ा मोहन है, मोहन से बड़ा रमेश है, अतः रमेश राम से बड़ा है। तो जब हम किन्हीं रेखा चित्रों के, किन्हीं चित्रों के किसी तथ्यों के आधार पर कोई तर्क देते हैं तो उसे रेखीय तर्क कहते हैं। अतः निगमनात्मक तर्क 3 प्रकार का होता है: अनुबंधित तर्क, वागार्थ तर्क और रेखीय तर्क। उसके बाद हम कि इस तर्क का हम शिक्षा में क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, तर्क शक्ति का महत्व उद्देश्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण होता है। यदि बच्चे में तर्क शक्ति है, यदि बच्चे में तार्किक शक्ति का विकास हो चुका है, तो वह अपने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति बहुत आसानी से कर सकता है। या आप ये कह सकते हैं कि यदि उसमें तर्क शक्ति है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसमें संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, संप्रत्यय, चिंतन आदि सभी योग्यताएं प्राप्त हो चुकी हैं या इन सभी योग्यताओं को वह प्राप्त कर चुका है। यह छात्रों में एकाग्रता में वृद्धि में सहायक है। यदि किसी विशेष तथ्य पर, किसी विशेष समस्या पर छात्र एकाग्रचित्त होता है, उसके लिए चिंतन करता है, तो वह किसी भी प्रकार के अधिगम को प्राप्त करने में सक्षम है। अतः छात्रों में एकाग्रता की वृद्धि करने हेतु तर्क आवश्यक है। तर्क छात्रों में निरीक्षण की शक्ति को बढ़ाता है, क्योंकि तर्क देने के लिए आवश्यक है कि वह किसी समस्या के साथ जुड़े, उसके लिए चिंतन करना प्रारंभ करे, और इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसमें निरीक्षण की क्षमता ज्यादा हो। अतः निरीक्षण की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी तर्क आवश्यक है। छात्रों को आत्मनिर्भरता बढ़ाने में चिंतन, तर्क और चिंतन दोनों सहायक हैं। तार्किक चिंतन को बढ़ाने में भी तर्क सहायक होता है। अतः तर्क का हमारी शिक्षा पद्धति पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब अपन कुछ 1-2 प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, कि वैज्ञानिक अनुसंधानों में कौन से तर्क को शामिल किया जाता है। विशेष तौर पर वैज्ञानिक अनुसंधानों में किस तर्क को शामिल किया जाता है? आगमनात्मक तर्क को, निगमनात्मक तर्क को, दोनों का समान रूप से प्रयोग होता है या कह नहीं सकते? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, कौन सा होगा। दूसरा प्रश्न है, एक 15 वर्षीय बालक अमन अति अधीर गंभीर है क्योंकि वह किशोर है। वाक्य का संबंध है आगमनात्मक तर्क से, निगमनात्मक तर्क से, दोनों से या कह नहीं सकते। प्रश्न को दोबारा देख लीजिएगा। एक 15 वर्षीय बालक अमन अति अधीर अवस्था में रहता है क्योंकि वह किशोर है। वाक्य का संबंध है आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, दोनों या कह नहीं सकते। दोस्तों, इसी के साथ आज की अपनी चर्चा समाप्त होती है। पुनः अगली वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।